बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि वीलॉग का बाकायदा आगाज़ करें, आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें आपको ज़रा थोड़ा खुशगवारी होगी, आपको अच्छा महसूस होगा, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और यहाँ लोड शेडिंग भी है। हमारे यहाँ तो बिजली नहीं आ रही आज, और जब से बारिश शुरू की है तब से लेकर अब तक बिजली भी नहीं आ रही। और सूरत हाल पाकिस्तान की बहुत बुरी है, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। इतने दुख भरे लम्हात में एक अच्छी तस्वीर आपको दिखाते हैं पुरफ़िज़ा मुकाम की। ये तस्वीर देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब और नजम सेठी साहब। नजम सेठी एक सहाफ़ी हैं, नवाज शरीफ साहब का बहुत साथ देते हैं, और नवाज शरीफ साहब के ही काम करने के लिए इनको वज़ीर आला पंजाब बनाया गया था, निगरान। और इन पे इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने 35 पेंचर लगाए हैं। बहरहाल 35 पेंचर ना भी लगाए हों तो इन्होंने काम दिखा दिया था जो इन्होंने दिखाना था। नवाज शरीफ साहब ने इनको बाद में चेयरमैन पीसीबी लगाया, और उनके बहुत करीबी और उनके बहुत ताल्लुक़ वाले इमरान खान साहब के 12,000 की सब्सिडी को ये कहते थे कि ये कुछ भी नहीं है, इससे नुकसान होगा। और शहबाज शरीफ की 2,000 रुपये की सब्सिडी के ऊपर ये इतना इंजॉय कर रहे हैं कि अप्रिशिएट करने के लिए मियाँ नवाज शरीफ के पास पहुंच गए बरतानिया। और मियाँ नवाज शरीफ साहब एक ज़बरदस्त मफलर, ज़बरदस्त सूट और एक कश्ती जिसके अंदर पूरा बेड लगा हुआ है, और उसमें मियाँ साहब तकिया लगाकर नीम दराज हैं, और मियाँ साहब के साथ उनके दोस्त नजम सेठी वो भी नीम दराज हैं। तो इस तस्वीर को देखकर आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये कौन लोग हैं और इनको आम आदमी की कितनी फ़िक्र हो सकती है। और ये तस्वीर आपको बता रही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कितने बीमार हैं, कितने दुखी हैं, कितने रंजीदा हैं। क्योंकि मरीम नवाज़ ने कहा था कि जब 1 रुपया किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाए तो वहाँ नवाज शरीफ को सारी रात नींद नहीं आती। नवाज शरीफ उठ उठ के रोते हैं, नवाज शरीफ के दिल के ऊपर चोट लगती है। कोई संग दिल, कोई पत्थर दिल ही होगा जो 1-2 रुपये चीज़ों की कीमत बढ़ाएगा। तो नवाज शरीफ दिल के अंदर दुख और दर्द महसूस करते हैं इस कौम का। ये तस्वीर देखें, कितना इनको दुख है। और ये दुख एक्चुअली इस बात का है कि डीज़ल की कीमत 120 रुपये बढ़ गई है फ़ी लीटर, पेट्रोल की कीमत 84 रुपये बढ़ गई है फ़ी लीटर, खाने के तेल और घी की कीमत 250 रुपये बढ़ गई है फ़ी लीटर, जबकि महंगाई पाकिस्तान में 28% तक चली गई है, जो पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे मिसालें मौजूद नहीं है महंगाई की जो इन्होंने कर डाली हैं। डॉलर के ऊपर भी आपको मैं बता दूं चलते चलते कि जो लोग, जिनको रातों को नींद नहीं आती थी, परेशान हो जाते थे जब डॉलर 160 पे पहुंचा था, तो वो लोग बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे, बार बार ट्वीट करते थे, रोते थे, चिल्लाते थे, बिलबिलाते थे बेचारे। और अब डॉलर का लेटेस्ट रेट मैं आपको दे रहा हूँ, ओपन मार्केट में 214 रुपये तक पहुँच चुका है, और ये कल का रेट है, आज पता नहीं ऊपर और कितना जाता है। बहरहाल डॉलर जो है वो 214 रुपये तक पहुंच चुका है, और 215 रुपये तक भी वसूल किया जा रहा है मार्केट में। तो जिनको 165 पे नींद नहीं आती थी, 149 का पेट्रोल महंगा लगता था, 145 का डीजल महंगा लगता था, वो 214 रुपये के डॉलर के ऊपर जो है वो कश्ती में सैर कर रहे हैं। और यहाँ उनके जितने भी भिखारी दानिश्वर हैं वो भी इसी तरह अपनी मौज के अंदर हैं। और इसी तरह जो पेट्रोल है वो 234, डीजल 264, तबाही फेर के रख दी इन्होंने पाकिस्तान में। तो ये है जी सूरत हाल। दूसरा ये है कि कौमी असम्बली में आने की दावत दी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, और हुकूमत ने, उन्होंने कहा जी आप कौमी असम्बली के अंदर आएँ और आकर बैठ के काम चलाएं, क्योंकि आपके कहने पे यूँ इलेक्शन नहीं होना। उन्होंने नैब का कानून ज़बरदस्ती पास करवा लिया है, यानी नैब अमली तौर पर ख़त्म हो गया अब। और उन्होंने जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थी, ईवीएम मशीनें या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट, उसको भी ज़बरदस्ती ख़त्म करवा दिया है। और कोई अदालत आधी रात को नहीं खुली। किसी अदालत ने आइन और कानून के साथ होने वाले इस मजाक के ऊपर सो मोटो नोटिस नहीं लिया। कहीं पे अदलिया जो है वो इसके ऊपर बात अदलिया में क्यों नहीं हो रही, ये सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा कि एक मुल्ज़िमान का टोला आया इक़्तिदार में और उन्होंने उस कानून को बदल दिया जिसके वो मुल्ज़िम थे, और वो इलेक्शन लड़ने जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक दिया जाए, छीन लिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन छीन ली। ये सब चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। इसके बावजूद इमरान खान साहब कह रहे हैं मुकाबला करेंगे। साफ और शफाफ इंतखाबात एक ख्वाब बनकर रह गए हैं। ख़ास तौर पे जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब में, उनके लिए एक बहुत ताकतवर शख्स, उसकी ज़िम्मेदारी लगवाई गई है कि कुछ भी हो जाए यहाँ पे हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और दिन रात मेहनत की जा रही है।
दिन रात जोर लगाया जा रहा है कि कुछ भी करके ज्यादा सीटें हमजा शहबाज को जितवानी है। हालांकि 18 सीटें तो ऐसी क्लियर हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही जीत चुकी है, वहां लोटों का बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद रास्ता बनाया जा रहा है एक एक सीट करके कि किसी तरह PMLN को अक्सरियत दिलवानी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अकलियत में रखना है। तो ये एक टफ तरीन, मुश्किल तरीन इलेक्शन बना दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। जो लोटे घर से नहीं निकल सकते, जिनको वोट पड़ने की उम्मीद नहीं है, जिन पार्टियों ने उनको टिकट दिया वो पार्टियों के अपने वर्कर वोट नहीं डाल रहे, यानी नून लीग का वर्कर क्यों वोट डालेगा PTI से आने वाले लोटे को, वो अपने बंदे को वोट डालेगा। लेकिन इसके बावजूद ताकतवर हलकों ने यह फैसला किया है, ताकतवर लोगों ने यह फैसला किया है और एक नहायत तगड़े बंदे की ड्यूटी लगाई गई है कि हमजा शहबाज की ना सिर्फ हुकूमत को बचाना है बल्कि शिकस्त दिलवा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब के गेम से बाहर करना है। बज़ाहिर दिखाई भी दे रहा है कि ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम का वो हिस्सा बनेंगे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने तमाम हलकों में वर्कर कन्वेंशंस करवाने और उनको सपोर्ट करने के लिए 9 से ज़ायद जलसे प्लान करने की हिदायत की है। इसके अलावा उन्होंने लाहौर की तंजीम को ये कहा है कि भरपूर तरीके से जो 6 हल्के आते हैं, ये लाहौर डिवीज़न में आसपास यानी यास्मीन राशिद के आसपास या उनके अंडर में 6 हल्के आते हैं, तो 6 में से 5 तो डेफिनेटली वो जीत सकती हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत इम्पैक्ट है और छठी के ऊपर भी मुकाबला है। लेकिन PMLN बड़ा बंदोबस्त कर रही है और उनकी कोशिश है कि 12 से 14 सीटें वो इसमें जीत कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑल आउट करके वो इक़्तिदार का हिस्सा बन जाए, इक़्तिदार में आ जाएं। अब ये उनकी ख्वाहिश है, ये उनकी कोशिश है जिसके ऊपर वो काम करना चाह रहे हैं। 5 मुनहरिफ अराकीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोड़कर गए थे, वो 5 मुनहरिफ अराकीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस नहीं दे रहा। ये 5 वो थे जो मखसूस नशिस्तों पर थे। इनका कानून ये कहता है कि अगर कोई मर जाए या डी सीट हो जाए तो उसकी जगह पे दूसरा बंदा जो है वो दे दिया जाएगा उसी पार्टी का और वो उसी पार्टी का कंसिडर होगा। अब ये डी सीट हो गए लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं दे रहा, वो कह रहे हैं जी हम इलेक्शन करवाएंगे फिर देखेंगे जिसकी जितनी बनती है उसको उतनी देंगे। अब ये एक नया फ्रॉड है जो किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और ये भी ताकतवर लोग हैं जो कर रहे हैं और करवा रहे हैं, लेकिन अदालत इसके अंदर एक नोटिस ले सकती है, लेकिन अदालती नोटिस आपको पता है कि वो नहीं हो रहा। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब किया गया है, उसमें आर्मी चीफ साहब जाएंगे और DG ISI जाएंगे और कौमी सलामती के उमूर के ऊपर पार्लिमानी कमेटी को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान ने कुछ अपने असासे फिर गिरवी रख दिए हैं। हालात इतने बुरे कर दिए इम्पोर्टेड सरकार ने आने के बाद कि जो पाकिस्तान ग्रो कर रहा था, जिसकी ग्रोथ 6% पे थी लगातार 2 साल से कोरोना के बावजूद, उस पाकिस्तान को उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। रिकॉर्ड हमारी रेमिटेंसेस थी, रिकॉर्ड हमारी एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड हमारी प्रोडक्शंस थी, हमारा जो GDP है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, हर चीज़ हमारी बेहतरी की तरफ जा रही थी, साइज ओवरऑल जो है हमारे GDP का बढ़ गया था। ये सब कुछ पाकिस्तानियों को इसका बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन बदकिस्मती से हुआ क्या कि ये हुकूमत आई और सब कुछ जो है वो धड़म से नीचे बैठ गया। अब बैठने के बाद मुल्क के कुछ असासे गिरवी रखने का फैसला किया गया है। असासों की तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को गिरवी रख दिया गया। इस्लामाबाद मेट्रो जो है जिसके अंदर ये मेट्रो बस चलती है वो भी गिरवी रख दी गई। ये फैसला कर दिया गया है कि ये गिरवी रख दिए जाएंगे। इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स उसको भी गिरवी रख दिया जाएगा और कोस्टल हाईवे को भी गिरवी रख दिया जाएगा। कोस्टल हाईवे आपको पता है ये गवादर से लेकर कराची तक एक पूरी वो कोस्टल लाइन है, वो जो कोस्टल हाईवे है उसको गिरवी रखने की बात कर रहे हैं। PTDC होटल्स, ये मुख्तलिफ आपके इलाकों के अंदर सियाहती मकामात के ऊपर PTDC के होटल्स हैं, उनको भी गिरवी रखने का फैसला किया गया है। और साथ ही साथ GT रोड, इसको आज तक गिरवी नहीं रखा गया लेकिन अब GT रोड को भी गिरवी रखवाकर इस्लामी सकूक बॉन्ड्स जारी करने का फैसला किया गया है और हतमी ऐलान इसका आज के दिन में काबीना कर देगी। तो अब आप ये अंदाज़ा करें कि ये फैसले हो रहे हैं कि पाकिस्तान को गिरवी रख दो। इससे पहले भी ऐसा हुआ है, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। ये इमरान खान के दौर में भी कुछ एरिया जो है वो गिरवी रखा गया था, लेकिन उसके ऊपर भिखारी मीडिया इतना चिल्लाया, इतना रोला डाला। अब क्यों नहीं बोलते? कौमी असम्बली को भी गिरवी रख दें, सेनेट को भी गिरवी रख दें, जो सदारती महल है उसको भी गिरवी रखते हैं, जो वज़ीर आज़म हाउस है उसको भी गिरवी रखते हैं, और जो आपके बाकी कुछ चीज़ें बच गई हैं उनको भी गिरवी रख दें। फिर आप पूरा पाकिस्तान ही गिरवी रख दें। जब इतनी बुरी माशी पॉलिसीज़ होंगी तो आते ही कोई हुकूमत इसके अलावा कुछ और कर भी नहीं पाएगी
और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ये हुकूमत एक एमनेस्टी अनाउंस कर दे कि आप पैसे जमा कराएं और अपनी हर चीज़ आप माफ़ करवा लें और बहुत सारे लोगों को उनके जराइम में से बचत हो जाए। नैब का कानून तो इन्होंने तबाह बर्बाद कर ही दिया है। यहां एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राणा सनाउल्लाह का स्टेटमेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने कहा कि नून लीग को बता दिया गया था कि इमरान खान किस को आर्मी चीफ बना रहे हैं। अब यही बात जो है इससे मिलती जुलती जो है वो खुर्रम दस्तगीर भी करके गए हैं। यानी मैं आपको बता देता हूं कि नून लीग को बता दिया गया था कि किसको आर्मी चीफ बना रहे हैं, इमरान खान साहब। किसने बताया था? इमरान खान साहब से तो हमने कई दफ़ा पूछा और वो हर दफ़ा ये कहते हैं कि मेरा ये कोई इरादा ही नहीं था किसी को भी आर्मी चीफ बनाने का। मैं तो जिसको भी बनाना था मैंने अगस्त में, नवंबर में जाके सोचना था, अक्टूबर में जाके सोचना था, अगस्त के बाद कि किसको आर्मी चीफ बनाना है और फिर देख लेते किसको बनाना है। अभी और बहुत काम है करने के लिए। लेकिन पीएमएलएन को बहुत पहले पता चल गया था कि इमरान खान किसको आर्मी चीफ बनाने जा रहे हैं। शायद उनको डराया गया कि इमरान खान साहब जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाने जा रहे हैं, शायद उनको डराया गया। अब वो कौन था जिसने पीएमएलएन को यह बताया कि इमरान खान किसको आर्मी चीफ बनाने जा रहे हैं? वो कौन था जिसने पीएमएलएन को उकसाया और यह बताया? तो फिर इसीलिए क्या यह सारी तब्दीली हुई है? क्या यह सारा रजीम चेंज ऑपरेशन जो पाकिस्तान के अंदर लोग इसमें मुलविस थे, अमेरिका की तो ख्वाहिश थी ना, उसने तो ख्वाहिश का इजहार भी किया, धमकी अमेज मुरासला भी मौजूद है, तो उनका तो अपना एक एलिमेंट था। वो जो चाह रहे थे वो एक अपनी एक अलग चीज़ थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो कौन था जो अमेरिका को ये बता रहा था कि जनाब इमरान खान जो है वो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो जो है वो रशिया के साथ मामला खुद कर रहा है, वो जो है वो हमारी बात नहीं मानता, चाइना और रशिया के साथ खुद मामला आगे बढ़ा रहा है। ये कौन था जो अमेरिका को ये बता रहा था और उन्होंने ये राय कायम कर ली पाकिस्तान के अंदर से? और वो कौन था जो पीएमएलएन को ये बता रहा था कि फलां बंदे को आर्मी चीफ लाने लगा, बंदोबस्त कर लो? तो इसका मतलब है ये सब कुछ महंगाई के लिए नहीं हुआ, ये सब कुछ लोगों की गुर्बत के लिए नहीं हुआ, ये सब कुछ अवामी मफाद के लिए नहीं हुआ, ये सब कुछ मईशत की बहाली के लिए नहीं हुआ। ये जो कुछ भी हुआ है ये अपने केसेस से जान छुड़वाने के लिए और अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए हुआ है। अब राणा सनाउल्लाह की बात से तो यही लगता है। देखिए, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं राणा सनाउल्लाह की बात के ऊपर तज्जिया कर रहा हूं। राणा सनाउल्लाह का कहना है कि नून लीग को बता दिया गया था कि इमरान खान किसको आर्मी चीफ बना रहे। तो भाई इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान था, जिसको मर्जी बनाता, मर्जी है उसकी। तो आपने इमरान खान की हुकूमत बनाई क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि इमरान खान आर्मी चीफ उसको बनाए जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये कौन था जो चाह रहा था कि वो आर्मी चीफ ना बने, वो आर्मी चीफ बने? यानी इतने एक मोहतरम इदारे को, पाकिस्तान के सबसे तगड़ा इदारा ये हम कह सकते हैं आर्मी, उसको अब कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं ये कह के। और ये क्यों कह रहे हैं जरा इसके ऊपर आप गौर करें। पीएमएलएन ने अब एक नए नैरेटिव के ऊपर काम शुरू कर दिया है और वो नैरेटिव ये है कि हमें धक्का किसने दिया। वो नैरेटिव ये है कि हमें डराया गया था, हमें धमकाया गया था कि इसको जेल में डाल देंगे, तुम लोगों को जो है वो नाअहल कर देंगे, तुम्हारी सारी क़यादत को फारग कर देंगे, अगर तुमने इमरान खान को ना निकाला तो वो एक ऐसा आर्मी चीफ भी लेकर आएगा जिसके बाद तुम्हें मुसीबतें और पड़ जाएंगी नवंबर के बाद। ये है वो पूरा नैरेटिव जो खुर्रम दस्तगीर और राणा सनाउल्लाह की बातों से ड्राइव हो रहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क तो कर ही दिया था, लेकिन हम उसको हटाना नहीं चाहते थे, हम चाहते थे इलेक्शन हो। लेकिन हमें यह बताया गया कि इमरान खान एक ऐसा आर्मी चीफ लेकर आ रहा है जो आपको और बेड़ा गर्क हो जाएगा, या इमरान खान ऐसे केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचा रहा है कि आप सारे ना सिर्फ नाअहल हो जाएंगे बल्कि जेलों में चले जाएंगे। लिहाजा इमरान खान की हुकूमत को गिरा दो। तो हमने मजबूरन इमरान खान की हुकूमत को गिराने का कड़वा घूंट किया। यानी इसमें महंगाई कहीं नहीं है, लोगों के हालात कहीं नहीं है। ये पीएमएलएन अपनी जान छुड़ाने के लिए एक नया नैरेटिव बिल्ड करने जा रही है और ये बिल्ड होता हुआ नजर भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को समझ नहीं आ रही। ये बात मेरे ख्याल में इदारे भी समझ रहे होंगे और ये बात जितने इदारों के खैर ख्वाह हैं उनको भी समझ आ रही होगी कि मुस्लिम लीग नून अब इदारों के ऊपर रखकर खेलना शुरू हो गई है। वो सारा गंदा खेल जो इन्होंने खुद खेला है और इनको बहुत सारी सपोर्ट भी हासिल रही है, वरना इतनी जमातें कैसे एक साथ जुड़ के रह सकती हैं, मुमकिन नहीं है। और वो जो सपोर्ट हासिल रही है अब उसके बावजूद ये दोबारा इदारों को आंखें दिखाकर उनको ब्लैकमेल करना चाहते हैं और उनके ऊपर ये दबाव बनाकर रखना चाहते हैं और अपने अगले इलेक्शन के लिए
एक शहादत मांग रहे हैं कि यानी हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, हमें ये कहा गया कि ये वाला आर्मी चीफ आ जाएगा, तुम लोग जेलों में चले जाओगे। और शहबाज शरीफ ने ये बात कही है, ये बात रिपोर्ट हुई है मीडिया पे कि मैं अगर वजीर आज़म ना बनता तो मुझे जेल जाना पड़ जाता, मेरे केसेस के अंदर मुझे सज़ा हो जाती। मुराद सईद ने कल बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने एक मुकालमा उनका हुआ वहाँ अदालत में और मुझे काफ़ी उनके जुमले जो हैं वो मुझे तकलीफ दे लगे। उन्होंने कहा कि बगावत के मुकदमा दर्ज करवाने वालों को भी अदालत में बुलाया जाए और ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में तहरीक इंसाफ के बाकी लोग भी पेश हुए। तो मुराद सईद ने मुकदमे की समाअत के दौरान अपनी नशिस्त से खड़े होकर मुअज़्ज़िज़ जज से मुकालमे में बगावत के मुकदमा दर्ज करवाने वालों को अदालत बुलवाने की इस्तदा कर दी। मुराद सईद ने सवाल किया कि क्या बगावत के पर्चे दर्ज कराने वाले ज़्यादा मुहब्बे वतन हैं? एक बैरूनी ताकत के जरिए मुल्क के खिलाफ साजिश हुई, बहैसियत पाकिस्तानी शर्म आई कि एक गोरा हमें बताएगा कि हमने क्या करना है। मामले को काबीना समेत आला तरीन अदलिया के सामने उठाया गया, हर फोरम का दरवाज़ा खटखटाया गया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आईनी कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया। एहतजाज से पहले पाकिस्तान बनाने वालों के घरों पर दावा बोला गया। अल्लामा इकबाल के घर घुसकर उनके खानदान को हिरासा किया गया। मुजाहिरीन पर रबड़ बुलेट्स, बच्चे खवातीन पर आंसू गैस के शेल फायर हुए। उन्होंने कहा कि आप इन लोगों को भी बुलाएं जो इस साजिश का हिस्सा बने। सवाल यह है, बगावत हमने की या रजीम चेंज ऑपरेशन करने वालों ने? गद्दार वो है जो साजिश का हिस्सा बने या हम जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं? गद्दार वो है जो अमेरिका के सामने लेटे या वो जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा? गद्दार वो है जो रजीम चेंज ऑपरेशन कर रहे हैं या वो जो मुल्की खुद मुख्तारी आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करते हैं? तो इमरान खान साहब और उनके साथी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा घर है, हम इसके मालिक हैं, हम इसके किराएदार नहीं हैं। ये फतवे बांटे जा रहे हैं हमारे खिलाफ, इनको बुलाएं और इनको जेलों में डालें। हम अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करते रहेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।